कल्पना करिए कि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहे हैं, नीला, खूबसूरत, पानी से भरा हुआ। लेकिन फिर आप वापस धरती पर आते हैं और देखते हैं कि लाखों लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 में इसी रहस्य को सुलझाएंगे, वाटर रिसोर्सेज की दुनिया में। दोस्तों, ये सच है कि हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन यहां एक बड़ा सच छुपा है। इस विशाल जलराशि का 96.5% समुद्री पानी है, जो खारा है और पीने योग्य नहीं। केवल 2.5% पानी ताज़ा है, और इस ताज़े पानी का भी 70% बर्फ के रूप में ध्रुवों पर जमा है। सिर्फ 30% ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। अब सवाल यह है कि जब पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो फिर स्कार्सिटी क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है। जैसा कि कहा गया है कि अगर हम नेचर की किसी भी चीज को अपनी नीड के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन अगर हम किसी चीज को ग्रीड के लिए यूज करते हैं, तो भले ही वो रिन्यूएबल रिसोर्स ही क्यों ना हो, उसकी कमी हमें जरूर महसूस होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर ने पानी की मांग को आसमान तक पहुंचा दिया है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि 2025 तक 2 बिलियन लोग पानी की कमी से जूझेंगे। यह आंकड़ा डरावना है, लेकिन यह हमारी वर्तमान स्थिति की सच्चाई है। पानी की कमी केवल क्वांटिटी की समस्या नहीं है, क्वालिटी भी एक बड़ा मुद्दा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और केमिकल्स ने हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है। नदियां, जो कभी जीवनदायिनी थीं, आज पोल्यूशन की शिकार हैं। इस समस्या का समाधान वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में छुपा है। हजारों साल से इंसान ने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर आज तक डैम्स हमारे वाटर मैनेजमेंट का मुख्य आधार रहे हैं। डैम एक बैरियर है फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस में, जो डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट करता है और फ्लो को रिटेन करके रिजर्वॉयर, लेक और इंपाउंडमेंट बनाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम्स मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। ये बात सच भी है। डैम्स इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं और नेविगेशन में भी मदद करते हैं। इंडिया की 22% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आती है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डैम्स के साथ भी यही स्थिति है। एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट्स के कारण इनका विरोध होता रहा है। नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होता है, सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट होते हैं, एक्वेटिक लाइफ का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। सबसे बड़ी समस्या है लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट। नर्मदा बचाओ आंदोलन और टेहरी डैम आंदोलन जैसे मूवमेंट्स ने दिखाया है कि डेवलपमेंट के नाम पर कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल होता है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी बढ़ते हैं। इसीलिए अब फोकस सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स पर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेहतरीन विकल्प है। ये रेन वाटर का कलेक्शन और स्टोरेज है। इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड्स की रिच हेरिटेज है। हिमालयाज में गुल्स और कुल्स जैसे डाइवर्जन चैनल्स हैं। राजस्थान में रूफटॉप हार्वेस्टिंग का प्रचलन है। बंगाल में इनंडेशन चैनल्स हैं। एरिड रीजन्स में खादिन्स और जोहार्स जैसे रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी बनाया है। गेंदाथुर विलेज कर्नाटक में 200 हाउसेज हैं और वो एनुअली 1 लाख लीटर्स रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। ये दिखाता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कितना कुछ पॉसिबल है। गवर्नमेंट भी इस दिशा में काम कर रही है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर रूरल हाउस होल्ड को पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना। 55 लीटर्स पर पर्सन डेली का टारगेट है। ये मिशन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने और ईज ऑफ लिविंग एनहांस करने के लिए है, स्पेशली रूरल एरियाज में। मेघालय में एंशिएंट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक अद्भुत एग्जाम्पल है। नेचुरल मटेरियल्स का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एफिशिएंटली वाटर ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्रेडिशनल विजडम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। हर ड्रॉप प्रेशियस है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट और एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स अपनानी होंगी। इंडस्ट्रीज को वाटर रिसाइकलिंग करनी होगी। एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स का यूज बढ़ाना होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंदाथुर जैसे सक्सेस स्टोरीज हमें इंस्पायर करते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करना होगा। वाटर बॉडीज का रिजुविनेशन करना होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस भी क्रूशल है। लोगों को समझना होगा कि वाटर वेस्टेज कितना हार्मफुल है।
स्कूल्स में वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाना होगा, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। पॉलिसी लेवल पर भी चेंजेस चाहिए। वाटर प्राइसिंग रैशनल होनी चाहिए, सब्सिडीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इंटर स्टेट कॉपरेशन बढ़ाना होगा। क्लाइमेट चेंज भी वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रहा है। इर्रेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सब चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना होगा। अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होंगी। टेक्नोलॉजी का रोल भी इंपॉर्टेंट है। डीसैलिनेशन, वाटर प्योरिफिकेशन, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स, ये सब सॉल्यूशंस हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ बिहेवियरल चेंज भी जरूरी है। वाटर सिक्योरिटी अचीव करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों पर काम करना होगा। कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आखिर में यह समझना होगा कि पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए इसे प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को वाटर वॉरियर बनना होगा। जैसा कि कहते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। लेकिन अगर हम सही स्टेप्स लें तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। फ्यूचर में हर व्यक्ति को क्लीन, सेफ पानी मिल सकता है। बस जरूरत है कलेक्टिव एफर्ट की, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की और नेचर के साथ हार्मनी में रहने की। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।